सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैथ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 के सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले सेट 5 तक के वीडियोस को इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी कितना परसेंट 20% छूट देने के उपरांत भी 8% का प्रॉफिट होता है। उस वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत कितनी है, 500 है। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। सीपी दिया हुआ है, एसपी कैलकुलेट करेंगे और एमपी के बारे में भी बात हो रही है। तो रेशियो मेथड से निकालेंगे। देखिए यहाँ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। 20% कहने का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/5। 5 का सामान कितना में दिया जा रहा है, 4 में दिया जा रहा है। और 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/25, यानी कि 25 का सामान 27 में दिया जा रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे और इसको इससे, और इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। देखिए 25 4 100, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, समय की बर्बादी होगी क्योंकि इसके बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा है। 27 5 25 पंचे 125, 125 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, 135। अब ये क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है। और ये क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि इसके बारे में दिया हुआ है। अब ये कितने के बराबर है, ये 500 के बराबर में है क्योंकि लागत मूल्य दिया हुआ। और ये कितना गुना है, 5 गुना, और इसका भी 5 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पचे 65 पचे 25, तो 165 650, और ये हो जाएगा आपका 25 ऐड कर दीजिए 675, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रेशियो मेथड है। जब भी आप इस तरीके के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे लिखते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे लिखिए, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे लिखिए। तो ये इस तरीके से होगा ऐसे, फिर यहाँ पे ये जो नंबर है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 अधिक ब्याज मिलता है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज जब कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे 10% की बात हो रही है, तो 10% का कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10। तो देखिएगा ये 10 है और कितना बढ़ के आ गया, 11, यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये एक ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि 2 बार है तो इसे 2 बार लिखेंगे, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। 10 दाएँ की 100 और ये 11 है, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये क्या होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ पैरेलल में इसको भी कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये वार्षिक है और नेक्स्ट दे रखा है यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए। अब देखिए जब भी अर्धवार्षिक गणना करते हैं तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 होते हैं। और यहाँ पे 2 वर्षों की बात हो रही है, तो 2 वर्षों में कितने अर्धवार्षिक होंगे, तो 4 होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और अर्धवार्षिक में रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% है तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, क्योंकि यहाँ ऊपर में 1 है। अब ये 20, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष है ना, और 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक होंगे, इनको 4 बार लिख करके हमें मल्टीप्लाई करना होगा।
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16, 1 2 3 4। 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 441, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 1 1। देखिए एक ही लाइन में इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि छोटे नंबर है इसलिए ईजिली आप नंबरों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 4 चौके 16, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 का हो जाएगा यहाँ पे 4 2। अब लास्ट वाले को करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। 3 सॉरी 34 का यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। और 4 4 जा 16, 16 और प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 19। मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 1 9 हो जाएगा, 194481। तो ये आपका आएगा, क्या आ जाएगा? 194481। और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 18443, यानी कि 34,481। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 है, ये 121 है, यहाँ पे 21 है, छोटे नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या है? 1,60,000, 1,60,000 यानी कि 16 करके है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजिट है, ये है। तो क्यों ना हम इधर वाले को 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से, तो ये भी हमारा 1,60,000 हो जाएगा, और फिर इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1600 से, और फिर इस 21 वाले को भी 1600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गिवन है। और वही डिफरेंस क्या होगा? वही डिफरेंस जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1762। उसी 1762 को कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट मतलब आंसर जो है हमारा निकल के आ जाएगा। अगर आप यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो क्या है? 1600, यहाँ मतलब 16 है, और यहाँ पे भी 16 है। हमें पूछा क्या जा रहा है? निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि वो प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो 16 का ही मल्टीपल होगा। तो 16 का मल्टीपल देख लीजिए, 2 3 3 3 3 2, यानी कि 16 दूना 32, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर 16 का और भी मल्टीप्लिकेशन होता, जैसे 64 होता, या फिर कुछ 2 ऑप्शन अगर होता, तो फिर आंसर निकालना पड़ता। तो कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए 16 16 कम 16 6 1, 16 दूना 32, 1 33। अगर आपको लग रहा है जो नहीं ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए पूरा। तो ये 33,600 आ गया, और ये 34,481 आ गया। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 8, ये आ जाएगा 8, और ये 14 14 6, 8 6 14, यानी कि 8 आ जाएगा। 3 में से 3 0, यानी कि 881 इज इक्वल टू आ जाएगा 1762। अब ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 1 बराबर 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर 16 का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, ये आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम ही आने वाला है। जो निवेश कितना किया गया है, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 पे 4 जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस आपको जो मेन कैलकुलेशन है यहाँ पे करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया, उसके बाद आप लॉजिकली यहाँ से आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा अगर लगे आपको डाउट है आंसर निकालने में, थोड़ा सा ये है तो आपका सही है या नहीं है, तो आप इसे यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। अब देखिए
क्या कहता है अगला प्रश्न? प्रश्न नंबर 3, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 प्रति माह है। अब ये सभी कर्मचारियों के बारे में दिया है। अधिकारियों का औसत वेतन, अब ये क्या है? अधिकारी है। अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 5400 है। और गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 2600 प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालयों में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर लास्ट में 0 है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सभी कर्मचारी हो जाएंगे तो वो हो जाएगा सेंटर में 3, 5, 6 और अधिकारी कितने हो जाएंगे? 5, 4, 0 और गैर अधिकारी हो जाएंगे 2, 6, 0। इसमें से इसको निकालेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 5 13 और 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे आ जाएगा 6, 15 में से आ गया ये 9, यानी कि 96 और 184 आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 8 से देखिए कट करके 8, 12 × 96, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 12:, क्या आ गया इसका? 12:23। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है? यदि अधिकारियों की संख्या, यानी कि अधिकारियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो 12 का वैल्यू 12 यानी कि 1 का वैल्यू 1 बराबर 1 आ गया है। कहने का मतलब जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारी, तो गैर अधिकारी का कितना निकला है? 23। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि यहाँ देखिए 12 का वैल्यू क्या दे रखा है? 12 कट के क्या आया? 1 बराबर 1। तो 23 मतलब 23 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, या कुछ और रिजल्ट आ जाता, या 1 बराबर 2 आता, या 3 आता, या कुछ आता, तब तो यहाँ पे 23 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं। 1 बराबर क्या आया है? 1 आया है। तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आया? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी? तो देखिए 10% है तो 10 दाएं की 100, 10 का जो इसका लंबाई है या चौड़ाई जो भी है, बड़ी वैल्यू है तो लंबाई ही होगी। तो 10 का ये वैल्यू कितना हो गया? 11। ये कैसे 11 आया है? तो 10/100, 10 से मल्टीप्लाई, इसे डिवाइड कीजिएगा तो 10 दाएं की 100, ऊपर में 1, तो 10 में ये 1 क्या हो जाएगा? ऐड। तो 10 लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ करके 10% बढ़ा तो 11 हो गया। अब 8% है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 25 चौड़ाई अगर है तो ये कितना हो जाएगा? 27 या जो भी है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 250 और ये 7, 7, 11 दूना 22, 60, 2, 9 हो जाएगा। अब ये 250 से 297 कितना एक्स्ट्रा है, इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो 7 में से 0 गया 7, 9 में से 5 गया 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 250 गुने 100, 50 दूनी 100 और 50 पंचे, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 7 दूनी 14, 1, 4 दूनी 8, 1, 9, 5, 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40 और 5 दूनी 5 8 40 और 40 पे 4 0, यानी कि 5 8 40, यानी 18.8 इसका आंसर हो जाएगा। 18.8% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 250 से क्या है? 297 ज़्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है,
जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, यानी कि 420 किलोमीटर की दूरी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल, जब भी एवरेज स्पीड की बात हो तो ध्यान रखिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स हमारा क्या है 75 गुने 50 और ये क्या हो जाएगा 7 5 12 120 यानी कि 125, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 दूनी 6 यानी कि कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड होगी। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए एवं बी एक कार्य को 40 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए कितना दिन में करता है 40 दिन में और बी कार्य करता है 60 दिन में। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 120, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। अब देखिए आगे क्या कहता है। पहले तो हम जब भी कभी इस तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा टोटल वर्क क्या होगा। अब टोटल वर्क हमने निकाल दिया। अब आगे क्या कह रहा है, वे कुछ दिन एक साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि बी कार्य छोड़ देता है यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है। अब इसे 10 दिन काम करवा लेते हैं। कितना कर लिया 30, 120 टोटल है और इसमें से 30 को माइनस कर देते हैं। 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब ये जो 90 काम बचा इसे कौन करेगा, ये दोनों मिलकर के करेगा और दोनों मिलकर के कितना कर रहा है 5, यानी कि 90/5 बराबर क्या हो जाएगा 18। यानी कि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया। तो बी ने कितने दिन के लिए कार्य किया, बी ने 18 दिन के लिए कार्य किया, क्योंकि बी कार्य छोड़ देता है और बी एक्स्ट्रा काम कर रहा है। कितना दिन काम कर रहा है, बचा हुआ कार्य 10 दिन तक कर रहा है। लेकिन इससे पहले ए और बी साथ मिलकर के कितना दिन तक कार्य कर रहा है 18 दिन तक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना दिन तक बी कार्य कर रहा है, तो ये 18 दिन तक के लिए मतलब कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। देखिएगा सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी जो है 90 डिग्री का है। तो समबाहु त्रिभुज देखिए एक तो इस तरीके से होता है, एक तो इस तरीके से होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। ध्यान रखिएगा ये भुजा के बराबर होती है। लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल दे रखा है ये सी हमारा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और सी, तब हमारा फिर समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। यदि ए सी क्या है 8 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो क्या पूछा जा रहा है ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब जब कर्ण का स्क्वायर निकालिएगा आप, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब कर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा। देखिए देख लीजिए आंसर रूट वाला कौन सा है। तो बस क्योंकि 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 और 128 और 128 रूट्स आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 8 8 64 और 64 दूनी क्या होता है 128। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना 64 को जोड़िएगा 128 का रूट क्या होगा
इसका अगर निकालिएगा वर्गमूल तो उसका क्या होगा वर्गमूल? 8 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 दो बार आएगा और रूट के अंदर में क्या रह जाएगा आपका? 2 रह जाएगा। 8 8 64 और 64 दूना 128। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है, लिख लेते हैं ये m है, इसको जब 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें क्या बचता है? 5। अगर हम एक भागफल लेते हैं तो 8 एकम 8 और हमारा जो m होगा वो कितना आ जाएगा? 8 5 13 आ जाएगा। और कह रहा है यदि 7m को 8 से विभाजित करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 सत्ते क्या हो जाएगा? 91। अभी इस 91 को 8 से विभाजित किया जाता है, अब यहाँ 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 एकम 8 8 एकम 8, यानी कि शेषफल क्या रहा? 3। तो शेषफल क्या होगा? तो यही पूछा जा रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 शेषफल बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब नंबर ऐसे पिक करने हैं जो थोड़े से इजी हो और कैलकुलेटिव हो। तो ध्यान रखिएगा 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और तीसरी से तिगुनी है। तो मान लीजिए तीसरी को रखते हैं 2 और इसका 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और 3 अगर रखते हैं दूसरे को तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि दूसरे का क्या है? दुगुना और तीसरे का क्या है? 3 गुना। 2 तिये 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए कहता है यदि 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 88 0, तो औसत क्या होता है? तीनों को जोड़िए, 6 3 9 2, 11x बटे 3 बराबर क्या है? 88 0। 11 8 88, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 24। अब देखिए तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, वह छोटी संख्या कौन सी है? तो देख लीजिए छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है? 2। ये 240 हो जाएगा। छोटी संख्या कौन सी है? 2। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48, यानी कि 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर ऐसे पिक करने हैं जो इनको भी सेटिस्फाइड कर दे और इनको भी सेटिस्फाइड कर ले। पता लगा ऐसा ना नंबर लिया, इसका तो दुगुना हो रहा है, इसका तिगुना हो ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते तो 2 इसका दुगुना क्या होता? 4। लेकिन क्या इसका तिगुना होता क्या? कोई भी नंबर का, किसी का भी अगर ये तिगुना करते तो वो जो पॉसिबल नंबर हो वही पिक कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। अब कह रहा है 2 sin 6 प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा? किसके बराबर होगा? sin 6 यहाँ पे थीटा होगा, ध्यान रखिएगा ये मिसिंग है। तो sin 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इस तरीके का अगर कोई प्रश्न हो तो आप थीटा का वैल्यू कोई रख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ज़्यादा इजी रहेगा, आप 45 डिग्री रखिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब आप देखिएगा 2 है, 45 रखिएगा तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। अब 1/√2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, फिर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आ गया 1/8। और फिर cos 45 का भी वैल्यू क्या आएगा? 1/√2, तो उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/8। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3 sin 4, इसका भी 45 रखेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा? क्योंकि 2 बार है, क्योंकि 4 बार इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 √2 2 √2 √2 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4।
तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 2/8 माइनस 3 इंटू 2/4, 4 2 जा 8, 1/2, 2 2 जा 4, 3 एक सेकेंड कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? 4/8, 1/8, 8, 2/8 माइनस 3 इंटू 1/4, 1/4, 4, 1/2 माइनस 1 क्या आ रहा है ये? 3/2। फोर्टी फाइव, एक सेकेंड। अगर यहाँ पे 45 का वैल्यू रखते हैं, 45 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाता है? 2 1 ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1 ये आ जाएगा 8 माइनस 3 1/2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4, 2 इंटू 2/8 माइनस 3 इंटू 2/4, 1/2 माइनस 1/2 तो -2 क्या आ जाएगा? 2 -2/2 आ जाएगा। और ये कट के वैल्यू क्या देगा? 1। मतलब सही था क्वेश्चन, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन आ गया था। 1/2 यहाँ पे -3/2, -3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, और 2 कट के क्या दे देगा? माइनस का 1 दे देगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, पता नहीं कहाँ पे क्या। बट 45 डिग्री वैल्यू थीटा का रखने पे आपको आंसर मिल जाएगा। वो भी जो पहला कैलकुलेशन था वो भी सही था। आप एक सेकंड चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुआ। खैर ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू इसका आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न है। ट्राइंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल है और ए जो है आपका क्या है? 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ए की बात हो रही है। और ए ये हो गया, तो बी और सी। ए बी क्या है? ए बी 6 है, और ए सी 8 है। यदि ए डी बी सी से लंबवत है, अब ध्यान दीजिएगा, ए डी जो है बी सी से क्या है? लंबवत है। ये हो गया डी, ये लंबवत है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए 6 है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा 10। ट्रिपलेट है ये, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 100। और ये 10 के बराबर होगा, 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे ए डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका ए डी, इस वाले का, यानी कि इस वाले पार्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आंसर 8 6 48, 4.8 आ जाएगा। या तो बेसिक कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू
इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और बेस है क्या, क्या है बेस हमारा BC। BC क्या है 10 है, ऑलरेडी दे रखा है, और AD हमें निकालना है तो AD यहाँ लिख दीजिए 1/2। 1/2 कैंसल, 8 छक 48, 48 में 10 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4.8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरीके का प्रश्न हो तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, या जो भी है आधार और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कीजिए और कर्ण वाले जो भी नंबर हैं, कर्ण वाला नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, सॉरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब x और y का कुछ इस तरीके से रेशियो दे रखा है 9x + 4y, और इस तरीके से तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। 9x 9 3 जा 36 प्लस 9 4, तो ये भी हो जाएगा 36 अपॉन में क्या आ जाएगा 18 चौक 72 प्लस 3 9 27, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 72, और ये 72 और 7 2 9 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 11 का मल्टीपल है, तो देख रहे हैं ऑप्शन में 11 का मल्टीपल कुछ इस तरीके से आ रहा है। 11 नमा 99, ये हो जाएगा 9, तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 11 आ जाएगा, और ये 9 से डिवाइड करेंगे इसे तो 9 8 आ जाएगा, 9 8 72, यानी कि 8/11 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 20 20 यहाँ पे हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके ये हो गया 16, और कितना अधिक है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 20, क्योंकि एलसीएम लिए हैं, तो 4 पंचे 20 पानती है 15, कितना अधिक है एक अधिक है, एक कितना है 12 के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 20 हमने माना था, तो 12 दूना 24 यानी कि 240, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, अगर फ्रैक्शन का कुछ इस तरीके से दिया हो तो आप नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम लीजिएगा वही आपका क्या होगा नंबर होगा, और उस नंबर को इस फ्रैक्शन वाले से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका डिजिट में आएगा उसको ज़्यादा या कम जो भी बोला गया है तो वैल्यू रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये इजी हो जाता है। अदरवाइज एक्स वाई मानते रहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है। ये एक गोलाकार तालाब है और उसका एक चक्कर पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई कितना है, एक कदम की लंबाई है 44 वाट सेंटीमीटर, ठीक है, और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। कितना कदमों में पूरा करता है 44 गुने 700, क्योंकि एक कदम में 44 सेंटीमीटर अगर वो मतलब उसका एक कदम 44 सेंटीमीटर का है तो 700 कदम कितने सेंटीमीटर का होगा, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो भी है एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करता है और एक चक्कर पूरा का पूरा लगा लेता है, तो गोला मतलब क्या है ये सर्कल है, और सर्कल का एक चक्कर पूरा लगाएगा तो वो किसके बराबर होगा सरकमफेरेंस के, और सरकमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर के बराबर होता है, और यही दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा 44 सेंटीमीटर वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल निकालिए। अब यहाँ से रेडियस निकालना है हमें, और रेडियस निकाल करके एरिया निकाल देना है, और ये एरिया है किस में मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में है तो इसको 100 से क्या करते हैं पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, 0 0 खत्म। अब देखिएगा 22 दूनी 44, 2 से 2 खत्म, आर बराबर हमें क्या मिलेगा 49, क्योंकि ये 7 उधर जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 49। अब आर हमें 49 मिल गया है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 49 इंटू 49, 7 7 जा 49, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए
7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चौके 36, तो 6 6 देख लीजिए, 6 6 यूनिट डिजिट सब में है, तो थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 3 135, 3 कितना हो जाएगा 138, 4 चौके 16, 1 61 क्या हो जाएगा 61, 6 4 5 7, यानी कि 75 क्या हो जाएगा 46, 75 46, 6 8 6 14, यानी कि 75 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बेसिकली क्या था, सरकमफेरेंस दिया हुआ था, रेडियस निकाल करके इसका क्या किया गया, एरिया निकाला गया, किसका, सर्कल का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को इतना पर बेचने पर एक आदमी को इतना की हानि हुई। यानी कि एक वस्तु का मान के चलिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, मानना क्या है, यहाँ पे दे रखा है 45,000, और उसको कितना की हानि होती है, 10 का हानि होती है, तो ये हमारा निकल गया क्रय मूल्य। सॉरी, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, और विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य कब निकालते हैं, जब 100 और जो आपका ये लॉस दे रखा है, लॉस 10% का हानि दे रखा है, तो 100 में से 10 घटा करके 90 को नीचे लिखते हैं और 100 को ऊपर लिखते हैं। तो ये जो विक्रय मूल्य है हमारा, ये कैलकुलेट होकर के हमें क्रय मूल्य देगा। अब इस क्रय मूल्य पे क्या है, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 15% का प्रॉफिट हो। तो 15% का प्रॉफिट क्या होगा, इसी पे होगा। यहाँ लिख लेते हैं, 00 से 00 ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, 9 से 9 पचे 45, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 पंचे 500 और 15 पचे 75, यानी कि आ जाएगा 575। देख लीजिए 575 किस में है, ऑप्शन डी, और 00 ये वाला 00 लग जाएगा। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आया, सीधा आंसर टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतना का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में इतना अदा किया, तो साधारण ब्याज का प्रश्न है। ब्याज कितना दिया हुआ है, 19440 इज इक्वल टू कितना का ऋण लिया था, तो 24,000, और ब्याज की जो दर है वो बराबर वर्षों का, मतलब जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग के ही बराबर है रेट। तो रेट R इज इक्वल टू टी लिखिए या T इज इक्वल टू R लिखिए, बात बराबर ही है। तो R के बराबर में T है, T के बराबर में R है, तो क्या R को 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखेंगे तो R का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 100, 0 0, और ये 0 से ये 0 ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे ये कितना से चला जाएगा, 24, 4 से कैलकुलेट कीजिए, 4 छक 24, 4 चौके 16, 4 आठे 32, 4 छक 24, 6 से काटिए, 6 आठे 48, 6 कम 6, यानी R का जो वैल्यू हो गया, ये R स्क्वायर है, R का वैल्यू क्या आ गया 9, यानी कि रेट क्या निकला 9%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना से घटाने पर एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ नहीं है, इसका सीधा साधा है, क्या निकालना होगा आपको, वर्गमूल निकालना होगा। तो पेयर बनाइए, 2 2 जा 4, एकदम बेसिक मेथड से, 2 0 0 2 2 4, 5 4 से जाएगा, क्योंकि 5 से 4 पंचे 20 हो जा रहा है, तो ज़्यादा बड़ा नंबर दे देगा। 4 4 जा 16, 6 1 4 4 जा 16 1 17, 10 में से 6 गया 4,
और इधर आ जाएगा 9, 9 में से 9 में से 7 गया तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर से आएगा आपका 6 और 5, 4 और 4 क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4। अब 4 6 24, तो यहाँ पे आप 5 रख सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 जा 25, 2 8 5 40, 2 42, 4 5 चौके 20, 4 24, यानी कि ये घट करके कितना दे रहा है 40 दे रहा है। वही इस नंबर से घटाइएगा तो आपको क्या देगा, एक पूर्ण वर्ग देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक होगा क्या नहीं होगा, बस बिल्कुल बेसिक से जा करके 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को डील कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में क्या है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी है, दिया हुआ है, दूरी क्या है 40√3। देखिएगा दो मीनार है कुछ इस तरीके से, एक मीनार ये है और एक मीनार ये है। अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 40√3। पहली मीनार की चोटी, यहाँ देखिएगा पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण, यानी कि ये पहली मीनार है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण क्या होगा इस तरीके से। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का बनता है, यानी कि ये 30 डिग्री का बनेगा। पहली मीनार का अवनमन कोण क्या होगा, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई कितना है 130, यानी कि इसका पूरा जो है हाइट कितना दे रखा है 130 मीटर दे रखा है, तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी हाइट पूछी जा रही है। यानी कि मान के चलिए ये x है या जो भी है, तो ये भी x होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। अब देखिएगा ये 30 डिग्री है और ये 40√3 है, तो ये भी 40√3 होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ से टेन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए मान लेते हैं ये h हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका h हाइट मान लेते हैं, तो h अपॉन क्या हो जाएगा 40√3, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो h का वैल्यू क्या आ गया 40। ये हो गया h बराबर 40। अब क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, तो 130 में से 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 90, 9 4 13, यानी कि 130 पूरे में से अगर ये ऊपर वाला जो हाइट है इस वाले को घटाइएगा तो हमें ये हाइट नहीं मिलेगा। तो ये जो इसका मीनार होगा, पहली मीनार की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 90 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। x⁴ क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू क्या है 194, कुछ इस तरीके से दे रखा है। एलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आप एलजेब्रा के चैप्टर से लगा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाइएगा तो लगाते लगाते आपको एक आइडिया लग जाएगा, जो 194 है तो ये किसके आसपास में है, तो आपको पता चलेगा ये 196 के आसपास में है। 196 क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये x⁴ है, हमें क्या निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे और इधर भी 2 ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 196, क्लियर। और यहाँ 2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, तो देखिएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x⁴ क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू हो जाएगा x²।
तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो होल स्क्वायर कीजिएगा तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू ए बी मिलेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर आधारित है। और इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि 2 ऐड कर दिया था हमने, तो यहाँ पे आया 196। अब इस स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, √196। और √196 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। अब सेम प्रोसेस फिर से दोहराना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू मिलेगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 14 आया, तो हमने 14 लाने के लिए क्या किया था, 2 ऐड किया था। अब ये 14 किसके पास में है, 16 के पास में है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 इस तरीके से आ जाएगा, 16 इस तरीके से आएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, 4, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब आप ऊपर ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा जा रहा है। इस तरीके से जब प्रश्न हो x प्लस 1/x का वैल्यू 4, तो देखिए इस x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a³ माइनस 3 होता है। अब ये कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x का अगर q करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a³ प्लस b³ प्लस वाट 3a इंटू वाट b, और इंटू क्या होता है a प्लस 1/, मतलब a प्लस b x प्लस 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये x कैंसल, हमें क्या निकालना है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू निकालना है। अब ये इसके जगह पर अगर हम a मान ले तो a का क्या हो जाएगा, q, और ये प्लस 3, और इसके जगह पे हमने क्या माना, a, ये 3 है, तो इधर आकर क्या बनेगा, 3a। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा x³ प्लस 1/x का होल क्यू, ये किसके बराबर में है, a³ माइनस 3a के बराबर में है। अब यहीं पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा x प्लस 1/x है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 चौके 16 चौके, क्योंकि ये क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a के बराबर में है ना, तो a का q निकालेंगे, यानी कि 4 का q माइनस 3 गुने 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 12 2 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 52। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 14 और 28 से विभाज्य हो। यानी कि 500 से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 500 से छोटी होनी चाहिए। क्या करते हैं, 6, 14 और 28 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिएगा 2 3 6 7 और ये हो जाएगा 14, फिर 7 से जाएगा, 7 3 7 1 7 2। तो अब इनको कैलकुलेट कीजिए, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 84, यानी कि 84। अब देखिएगा 500 से वह 500 से छोटी हो और बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिए, 440 है, 460 है, 480 है, 420 है। तो देखिएगा क्या 480 जो है 84 का मल्टीपल है, क्या 460 84 का मल्टीपल है, 440 84 का मल्टीपल है, 420। तो बस ऑप्शन से देखिएगा तो आपको
42 टू ज़ा 84 और 2 5 ज़ा 10, यानी कि डी जो है ऑप्शन 84 का मल्टीपल है और पूरा पूरा कट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिएगा आप तो चाहे कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे। मान के चलिए 8 त्रिक 24, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिये 12, 2 1, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 1 25, 252 मिलता है। और इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 1, 32 1 33, 336 मिलता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौके 20, 2 8 पंचे 40, 2 42, 420। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24 और 8 छक 48, 49 50। 6 चौक 24, 2 8 छक 48, 2 50, यानी कि 504 500 से बड़ी हो गई। 6 से होगा नहीं, इससे जाएगा 5 से ही जाएगा। और वो नंबर कौन सा है? 420, ये वाला। तो चेक भी कर सकते हैं आप, ये थोड़ा खुद का एफर्ट लगाना हो गया। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 25 प्लस 3 का 8 माइनस 4। तो देखिएगा 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 1 49, 49 में से 4 गया तो कितना बचा? 45 बटे 27 माइनस 3 का 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर 4, 4 तिये 12, 27 में से 12 गया तो कितना बचा? 5 1 15, 15 तिये 45। तो इसको आप ओरल भी कर सकते थे। 15 तिये 45। दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। अब देखिएगा, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं, दो संख्या है, उनका योग क्या है? उनके अंतर से क्या है? 5 गुना बड़ा है। तो अब नंबर यदि छोटी संख्या कह रहा है 24 है, तो देखिए ये y क्या होगा? 24। ये 24 पुट कर लेते हैं। अब बाई ऑप्शन जाते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो छोटा है वहीं से पिक करते हैं। अगर हम 30 रख देते हैं तो 30 में से 24 गया, 6 6 पंचे 30। तो क्या 30 20 50 4 54 क्या इसके बराबर होगा? तो 30 नहीं होगा। अब देखते हैं 36 रख करके, या 32 रख लीजिए। 32 में से 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 24 6 2 8 8 पंचे 40, और 40 यहाँ 32 रखिएगा, 4 2 6 यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब 36 रख के देखते हैं तो 36 24 24 और 36 6 6 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60। और यहाँ पे 36 जब पुट करते हैं तो 36 और 24, 6 4 10, 30 20 50 और 6 4 10, यानी कि ये 60 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेट करने से अच्छा है आप वैल्यू ऑप्शन से पुट कीजिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सरलीकरण, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा 3 4 4, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेट होकर के 7 दे देगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4 12, 12 सते 84, सॉरी यहाँ 4 थी, ये 12, 12 सते 84, यानी कि ये हो जाएगा 7। तो 7 माइनस 7 बराबर 0। तो इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब बचा 245 और 135। तो इसमें से इसको घटाना है तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 110। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात कुछ इस तरीके से है, यानी कि 4 है और 7 है। यदि 50 पुरुष और अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया गया, यानी कि दोनों का x करके मान लेते हैं, 50 इसमें से निकाला गया और 100
इसमें से, यानी कि 50 पुरुषों को निकाला गया और 100 महिलाओं को निकाला जाता है। तो निकालने के बाद क्या होता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है, यानी कि 7/। तो स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष की संख्या, यानी पुरुष अधिकारियों की संख्या क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, तो 12 चौक यहाँ पे हो जाएगा 48x माइनस 12 पंचे 60, 600 इज इक्वल टू 49x माइनस 700। तो ये 49, ये 48 उधर जाएगा, ये 700 इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 100। पूछा जा रहा है जो स्थानांतरण से पहले, ये जो चेंज हुआ उससे पहले, तो पुरुष अधिकारी को जो संख्या है वो कितना है, अनुपात में 4 दे रखा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 पुरुष अधिकारियों की संख्या मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है, और घनाभ से है ना, ये एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह वगैरह दे रखा है। घनाभ से 3, क्योंकि वो जो है ये घनाभ का मेजरमेंट दिया हुआ है, और इस घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जाएंगे, तो कुछ नहीं है, 27 गुने 18 गुने 21, और क्योंकि इसका घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है LVH, और घन का आयतन होता है LQ, और कितना दे रखा है 3, 3 का क्यू 3 3 होती है 27, 27 से 27 कैंसिल, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट पे 8 8 8 सब में 8 है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 18 एकम 18, 8 1 18 2 36 से क्या हो जाएगा 37, 378। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए है और बी है, इसको कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, दोनों मिल करके। और बी और सी जो है ये कितने करते हैं 30 दिन में करते हैं, जैसे ही। और आगे क्या है, ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है, यानी यहाँ पे ए जो है सी से क्या है दोगुना कुशल है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। ए क्या है, ए कार्य पूरा करने में सी से दुगुना एफिशिएंट है या कुशल है। इसका हो जाएगा ए का 2 और सी का क्या हो जाएगा 1, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। अब इनसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो 30 दूनी 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60, यानी ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई निकल करके वो 3 आई, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल के आई 2। अब ए का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, और सी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो क्या 1 ऐड करने से यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जा रहा है, तो 2 1 3 1 1 2, तो ए और सी भी सेटिस्फाइड कर गया और बी हमारा निकल भी गया। तो बी की जो एफिशिएंसी निकली वो क्या निकली 1। अब क्या पूछा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, यानी कि 60 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 डेज। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, और सारा सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 1225 गुने अंडर रूट 32 डिवाइड x इज इक्वल टू 70। तो देखिए 1225 गुने अंडर रूट क्या है 32 डिवाइड x इज इक्वल टू, देखिए ये रूट इधर हटेगा तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी स्क्वायर में चला जाएगा, रूट हट के 749 यानी कि 00 ये हो जाएगा। अब अंडर रूट क्या है 32 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4900 अपॉन में क्या हो जाएगा 1225 1225 4900 1225, इससे डिवाइड कीजिए तो देखिए आपको क्या मिलता है। 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100
और 25 अट्ठे 25 नमा, और 100 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा। तो यहाँ पे अगर हम 100 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। 49 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर स्क्वायर करेंगे इधर तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ये स्क्वायर इधर करेंगे तो 32/x आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 दूना क्या होता है 32। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 का x का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा a। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट किया गया ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 25 से जब आप डिवाइड कीजिएगा ना इसको 1225 को, तो 25 चौके 100, ये तो पता चल गया। और यहाँ पे आया 22 और 225 हो गया, तो 25 नमा क्या हो गया 225। अब देखिए 4900 को 49 इंटू 100 भी तो लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और 25 चौके क्या हो गया ये 100 हो गया। तो 49 ऊपर वाला 49 जो नीचे में है ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 बचा। अब इस स्क्वायर रूट जो भी ये रूट है इसको हम जब उधर ले जाएंगे या फिर क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो 32 बटे क्या बचेगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 चौके 16, और 16 दूना 32, x का क्या वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसे कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। 28 नंबर प्रश्न 12.25। ओके, इसे ऐसे ही रहने देते हैं 12.25 प्लस यहाँ देखिए 56 है, का भागा गुंजोड़ घटा बोर्ड मास का यहाँ पे रूल लगेगा। 8 7 56, 7 7 49, 49 में से 9 गया तो ये क्या बचा 40, और 40 में 12.25 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40, 10 50, 2 52.25। तो ऊपर वाले का ये कैलकुलेट होकर के आया। नीचे वाले का देखिए क्या आता है, तो ये आ जाएगा 5, और ये हो गया आपका 10.25। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 पचे 50, 25 चौके 100, यानी कि आ गया आपका 51.25। ये आ जाएगा आपका 51.2। 10 पचे 50 आ गया, तो 50 करने का मतलब ये 50 हो जाएगा। और 25 क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से कम 25, 51.25 हो जाएगा। और प्लस क्या है 10/9 का इसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसका हो जाएगा एलसीएम 10, 2 पंचे 10, 10 पचे 7 पचे 35, ये 5 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 35 में से 8 गया 7, यानी कि ये हो गया 27, और 9 तिये 27, यहाँ पे 3, ये 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा 51 और 3 में से 2 गया 1, और 51 और 1 क्या हो जाएगा 52.25। 52.25 नीचे, 52.25 ऊपर, कट करके क्या देगा रिजल्ट ऑप्शन सी। जो था मेन यहीं पे कैलकुलेशन था। देखिएगा 10.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.25 देगा। 10 पचे 50 और 25 से कम 25, यानी कि 25 पंचे 125, यानी कि 1.25 और ऐड हो जाएगा। 10 पचे 50, 25 पंचे 125, तो 1.25 50 में ऐड हो गया तो 51.25 आ गया। 10/9, अब यहाँ पर में क्या है 7/2 माइनस 4/5, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 27/10 आएगा। 9 तिये 27, 10 10 कैंसिल हो जाएगा।
3 - 2 = 1। 51.25 में एक ऐड करेंगे तो 52.25। ये कैंसिल आउट होकर क्या देगा रिजल्ट? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है। ओके, उनका महत्तम समावर्तक 24 है। अब देखिए 24 जब HCF दे दिया तो वो संख्या क्या होगा? 24A प्लस क्या होगा? 24B। और A प्लस B का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्योंकि 24 दोनों में 24 कॉमन हो जाएगा। 384 अपॉन व्हाट? 24। अब कैलकुलेट कर लीजिए। 24 से कम 24, क्योंकि 24 दूना 48 हो जाता है। 24 कम 24, 6 8 6 14। 24 30 पंचे 100, 4 पंचे 20, 24 6 6 6 से देखिए 6 चौक 24, 2 6 कम 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि A प्लस B का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला? 16 निकला। अब लास्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जाते हैं, यानी कि पेयर बताना है आपको। तो एक तो देखिए 1 होगा, 15 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। दूसरा, दो संख्या ऐसा पिक करना है जिसका कि HCF क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए, वही पेयर बनेगा। तो अगला क्या होगा? 2 2 और 14 लेंगे तो 2 7 14, यानी कि HCF 2 आ रहा है, 2 नहीं होगा। 3 देखते हैं तो 3 होगा और 13 होगा। 3 3 छक 12 12 1, यानी कि इसका HCF 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 13 पेयर हो गया। फिर उसके बाद 4 4 चौके 16, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो 4 HCF दे देगा, तो 4 तो होगा नहीं। 5 और 11, 5 दूनी 10, 1 1 एकम 1, तो ये 5 11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 6 दूनी 12, 4, यहाँ देखिए 16 में 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 6 दूनी 12 आया और ये 4 आ गया और ये हो गया 6, 4 एकम 4 2 6, तो यानी कि HCF आ गया आपका 2, ये भी नहीं होगा। 6 के बाद 7 देखिए, 7 और 9, 9 7 16, 7 एकम 7 2, 7 2 तो ये 6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 1। और भी है क्या कोई? 8 8 दूनी 16 नहीं, फिर 9, तब तो बड़ा संख्या हो जाएगा। तो हमारा पेयर कितना बना? 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे 4 पेयर बनेंगे जिनका कि HCF 24 हो और संख्याओं का योग क्या है? 384। ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पेयर बनाने आना चाहिए। और हमेशा जब भी पेयर बनेगा, दोनों का जब कैलकुलेट कीजिएगा ना इस तरीके से, तो HCF क्या आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू 10, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट है AQ प्लस BQ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेसिक मेथड से, A प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह लगा करके, तब AQ प्लस BQ लगाइए। अदरवाइज आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए वैल्यू जब पुट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप एक एक करके देखिए कौन सा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ अगर 8 रखते हैं और इसमें 2 रखते हैं तो 8 2 10 हो गया, और 8 8 64 और 2 दूनी 4, तो 64 4 18, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो गया। 8 8 64 8 512 और 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, तो 512 8 क्या हो जाएगा? 520। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आगे के वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है NTPC का एग्जामिनेशन कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ALP का CBT 2 हो चुका है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, टेक्नीशियन, RPF, पैरामेडिकल, ये सब मतलब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो समय बहुत कम है, सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है।
तो चैनल को रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।